तो सिलेबस क्या कहता है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर सिग्निफिकेंट प्रोविजन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फिर अमेंडिंग प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड थ्योरी ऑफ डिसीजन। तो जब यहाँ पर लिखा है कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो इसमें सिर्फ वही नहीं है, ठीक है, कि 91, 61, 73, 74, 42, 44, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम ये बात कर रहे होते हैं ना कि जब आप आंसर, जो रिसेंट रहती है अमेंडमेंट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और जो रिसेंट बिल कोई न्यूज में चल रहा हो उस, तो जैसे वी ना डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 105th अमेंडमेंट एक्ट, एक्चुअली क्या होता है, कोई बिल्कुल नई चीज आए ना तो उस पर बहुत लोगों का ध्यान जाता है। अब जैसे एनजेट आ रही है, नेशनल कमीशन फॉर, है ना, बैकवर्ड क्लास, अलग से कोई चीज बन रही हो, है ना, 10% रिजर्वेशन, ये ऐसा होता है, ओहो ये तो पता है। बट कभी कभी ना जैसे कोई छोटी चीज आ जाए जो हुई बीच में, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो था ना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड होना एक बड़ी चीज हो, भले ही हाँ कुछ ऐसा आ रहा हो जो पुराने में एडिशन हो तो ऐसा लगता है कि ठीक है इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लास्ट जो भी अमेंडमेंट्स है 100 के बाद आपको पता होना चाहिए कौन सा, उसमें पूछ सकते हैं। जैसे जिन लोगों ने आंसर नहीं लिखा तो ऐसा है कि आंसर होना है तो छाग जाओ, पहली बात हो जाती है, ठीक है। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखो बात सिंपल थी, इसमें इतना था नहीं। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की 127th अमेंडमेंट रही है बिल, क्योंकि वो बिल अलग चीज है, एक्ट अलग चीज है, ठीक है ना। बिल में ये 127 को आता है, बट सारे बिल फिर एक्ट नहीं बन पाते, ठीक है ना। तो यहाँ तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो ये क्यों लाया गया था, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि कुछ क्लैरिफिकेशन दे दी। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस चीज के लिए है, 102nd में क्या बात हो रही थी, पावर दी जा रही, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, है ना, वहां पर पावर दी जा रही थी स्टेट को कि वो आइडेंटिफाई करे बैकवर्ड क्लास को। तो ये ऑलरेडी पहले पावर दी हुई थी स्टेट को, फिर क्या हुआ 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब इंट्रोड्यूस, तो ये पावर थोड़ी सी, है ना, चली गई थी उनके हाथ से, तो थोड़ा गुस्सा कर रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पर सेंटर ने थोड़ा सा फिर से रिवाइव करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो इंडिया में एक सेपरेट ओबीसी लिस्ट होती है, तो इशू क्या है कि ना अलग से ओबीसी लिस्ट बनाई जाती है, और इसमें सेंटर है और स्टेट है, दोनों तरफ हो रहा है, ठीक है, दोनों करते हैं इसको। आर्टिकल इसमें कौन कौन से, 15(4), 15(5), 16(4), ये एक्सप्लिसिटली ये पावर किसको देता है, स्टेट को कॉन्फर करता है, ये वो आइडेंटिफाई करेंगे और डिक्लेयर करेंगे तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है ये कौन है, ठीक है। तो ये पावर किसके पास जा रही है, एक्सप्लिसिटली शक्ति स्टेट के हाथ में, आर्टिकल 15(4), 15(5), 16(4), ठीक है, ये शक्तियां दी गई है। फिर इशू क्या आया, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, यहाँ पर देखो अमेंडमेंट है, सुप्रीम कोर्ट इसने अपनी एक रूलिंग निकाली थी जिसमें क्या हुआ था, इन्होंने अपहेल्ड करी जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। देखो लाया क्यों गया था नेशनल कमीशन फॉर ये बैकवर्ड क्लासेस, अगर इस चीज को समझना, पॉलिटिसाइजेशन बहुत हो रही थी जब उसको लाया जा रहा था, तो खुश बहुत हुए थे सब लोग। खुश होने का रीजन क्या था कि एक ऐसी कमीशन आ रही थी, एक्चुअली क्या होता है स्टेट के ऊपर बार बार प्रेशर रहता है, सब बोलते हैं हमको बनाओ बैकवर्ड क्लास, स्टेट के लिए टफ हो रहा था। तो अचानक से एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में अगर ये चीज दे दी जाए तो थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज हो जाती है, ठीक है, ये चीज समझी जा रही थी। बट फिर इसमें इशू आने लगा, हुआ क्या था, जैसे उन्होंने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था जैसे ना 102nd कॉन्स्टिट्यूशन में, बस यहाँ क्या हुआ था, बट इन्होंने कहा था जैसे प्रेसिडेंट को बेस्ड ऑन ये रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा कौन बैकवर्ड है और उसको कौन बताएगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। इससे इशू क्या आएगा, दिस वुड डिटरमाइन व्हिच कम्युनिटीज टू बी इंक्लूडेड। तो स्टेट की थोड़ी शक्ति कर्टेल हो रही है, यहाँ पर इशू। इसमें 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया था, आर्टिकल 338 बी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसके साथ 324 ए इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या है ये दो चीजें, देखो 338 बी में क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चर, ड्यूटी और पावर क्या है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज लाया गया था। और दूसरी बात आर्टिकल 342 ए, ठीक है, कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद गवर्नर वुड स्पेसिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। बट यहाँ पर क्या हो गया, अब ठीक है प्रेसिडेंट ये भी सुन रहा है प्लस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसका भी इंट्रोडक्शन आ गया था। और ओवरऑल इसको यूज करते हुए, है ना, रूलिंग जब सुप्रीम कोर्ट दे रहा था, उन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र, यहाँ पे मराठा कोटा की जो बात इंट्रोड्यूस की जा रही थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू था, उन्होंने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे पॉलिटिकल पोटेंट इशू चला हुआ था,
कि मराठा है इनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइम पर फिर सुप्रीम कोर्ट जब बीच में आ गया था तो एक पॉजिटिव कॉनोटेशन की तरह भी देखा जा रहा था कि अननेसेसरली इसको नहीं मिलेगी, स्टेट की इंटरफेरेंस कम हो जाएगी। लेकिन फिर बिल फिर आगे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, अमेंडमेंट क्यों लाई गई, ताकि जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 आर्टिकल 342A का और एक नया क्लॉज 3 इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्यों, क्या इंट्रोड्यूस करने, जैसे आर्टिकल 366, 26C और 338B9, इसमें क्या हो रहा है, क्यों डिजाइन किया गया है कि क्लैरिफाई करने के लिए कि जो स्टेट कैन मेंटेन द स्टेट लिस्ट, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट की लिस्ट थी जो वो बनाते थे, है ना, ओबीसी के लिए, है ना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले जो सिस्टम चल रहा था उसको कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में क्या कर दिया कि भाई साहब 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ चुकी है, अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की सुननी पड़ेगी। उस वजह से अगर कोई स्टेट अपने हिसाब से कुछ कर रहा है और उसमें प्रॉपर वो प्रोविजंस फॉलो नहीं किए जा रहे तो उसको हटाया जा सकता है। और मराठा वाले हटा दिए उन्होंने, नल एंड वॉइड कर दिया, तो सबको टेंशन होगी कि जब मन करेगा अगर कोई भी इस तरह से, क्योंकि बहुत लोग हैं ना पटेल्स गुजरात में, वो डिमांड कर रहे होते हैं हम बैकवर्ड है और रिजर्वेशन दो। तो एक तरह से देखें सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जाट, हरियाणा में जाटों के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हरियाणा के अंदर, बट जाट डिमांड कर रहे हैं बैकवर्ड स्टेटस, क्यों, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, इस वजह से लोग कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज को तो बेसिकली ये होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में शक्ति आ रही है और लेजिस्लेचर क्या चाह रहा है, नहीं नहीं है ना, वो हमारे हाथ में रहे, और जो स्टेट है, नहीं तो स्टेट सेंटर के ऊपर प्रेशर डालेगी। तो इस वजह से क्लैरिफिकेशन करेगी कि जो स्टेट्स है ये मेंटेन कर सकते स्टेट की लिस्ट ओबीसी की, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले था, क्योंकि वहां से एकदम चेंज आने लगा था। और फिर आर्टिकल ये 366 26C ये डिफाइन कर रहा था सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। तो यहाँ पर जो स्टेट लिस्ट है, इसमें क्या बात करी यार कि द स्टेट लिस्ट विल बी कंप्लीटली टेकन आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड विल बी इन द हैंड ऑफ द, जिसको नोटिफाई करेगी स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली के हाथ में शक्ति दी जानी चाह रहे हैं, ये चेंज लाना चाह रहे थे। और ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि इनके हाथ में कंट्रोल रहे, नहीं तो पॉलिटिसाइजेशन कम होने लग जाएगी। देखो इसके साथ और क्या डेवलपमेंट्स हुई थी उस टाइम पर, है ना, कुछ लोग थे एमपी ये इशू कर रहे थे क्रीमी लेयर का, उस टाइम पर उठा रहे थे, और जस्टिस रोहिणी कमेटी आई थी, है ना, ये किस चीज के लिए लाई गई थी ना उस टाइम पर, इस सब कैटेगराइजेशन होनी चाहिए ओबीसी कोटा में ना, और कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जिनको बेनिफिट हो रहा हो, ये सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको आ रहा है, उन अनोमलिटी, क्योंकि अगर कुछ कम्युनिटीज को बेनिफिट मिल रहा है कुछ को नहीं मिल रहा है, तो ये जो अनोमलिटीज आ रही है ना क्रीमी के अंदर भी, जो सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं उसमें भी, कैसे उसको ठीक किया जाए, इसके लिए जस्टिस रोहिणी कमेटी बीच में आई थी, फिर इन्होंने उस चीजों को क्वेश्चन किया था। और इसके साथ जैसे अगर हम देखें यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, इन्होंने अनाउंस किया था कि 27% रिजर्वेशन यहाँ पर ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, इसको और इसको इंक्लूड कर दिया गया, है ना, कि 21-22 से बच्चों को एडमिशन दिया जा सकता है इसके बेसिस पर। तो जब ये डेवलपमेंट साथ में हो रही है, तो अगर हम इस चीज को समझे कि ओवरऑल इन चीजों का क्या फर्क पड़ेगा ना, क्यों इतना डिस्कशन करने की जरूरत है, ये जो चेंज आ रहा है, तो अमेंडमेंट क्यों इसको नेसेसरी माना गया, क्यों इसको लाया गया, इट वाज फाउंड नेसेसरी टू रिस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट कर रही है पहले स्टेट की, तो नहीं तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसको बाहर कर सकता है ना, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अगर कोई कोटा है उनको अनजस्टिफाइड लग रहा है हटा देंगे। तो यहाँ अमेंडमेंट की रिस्टोर करी जाए जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट की, वो स्टेट लिस्ट ओबीसी की मेंटेन कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन पे 100 सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जो इंटरप्रिटेशन है वो दी थी, यूज वो भी 102nd कर रही है, तो गवर्नमेंट को ऐसा लगे ओहो ये तो हमने पास किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे इंटरप्रेट कर दिया, तो ऐसा करते हैं उस इंटरप्रिटेशन को कर्टेल करने के लिए कुछ नए प्रोविजंस ले आते हैं 105th से। तो यहाँ क्या हो गया है, तो इससे क्या हो रहा है, जैसे ना इफ द स्टेट लिस्ट इसको अगर अबॉलिश कर देते, जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में शक्ति आ गई थी, तो उस टाइम पर 671 जो ओबीसी कम्युनिटीज है ये लूज कर सकती थी, जो इनके पास ये रिजर्वेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह पॉइंट बेनिफिट दिया हुआ था। इससे क्या होना था कि कहीं ना कहीं 1/5 ऑफ द टोटल ओबीसी कम्युनिटी इन पे फर्क पड़ सकता था। और फिर पॉलिटिसाइजेशन, जिसको एक बार मिल गया कोटा, अगर उसका कोटा हटा रहे हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो वही था, इसलिए चेंज लाया गया। तो इसमें वही है ना कि वी कैन नॉट हैव सच सेंट्रल ओवरसाइट व्हिच अलाउज स्टेट टू रिस्पॉन्ड, हम नहीं चाहते इतना ज्यादा ओवरसाइट।
इसके अलावा जैसे इंडिया है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हम लोग इस अमेंडमेंट को एसेंशियल मान रहे हैं, जो भी चेंज है। और अभी क्या हो गया, एक तरीके से जो एक स्टेटस को टाइप आ चुका है, फिर से एक बैलेंस आ चुका है, ठीक है, रिजर्वेशन।